कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्रोग्रेस होगा। इसलिए हमारी दृष्टि होनी चाहिए प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसे होगा? अगर स्किल्ड आदमी है, एक साइंटिस्ट है, उसकी लैब में सुविधाएं नहीं होगी, उसके पास साधन नहीं होगी, तो कोई रिसर्च नहीं कर सकता है। तो साइंटिस्ट को, डॉक्टर को, रिसर्च स्कॉलर्स को, इंजीनियर्स को, जिससे उनकी कुशलता बढ़े, उसमें ये अतिरिक्तम खर्च हो। क्योंकि हमारा मापदंड होगा केवल सुख नहीं, केवल संतुष्टि नहीं, विकास। जिससे विकास होगा, जिससे देश आगे बढ़ेगा, जिससे समाज आगे बढ़ेगा और कर्म कुशलता बढ़ेगी, वो देना होगा। और ये हुआ इंसेंटिव। उसी इंसेंटिव को ध्यान में रखते हुए आदमी काम करता है। जैसे एक आदमी, एक कारीगर, एक कारपेंटर दिन में मान लीजिए एक कुर्सी बनाता है। अगर दो कारीगर मिलकर के 3 कुर्सी बना दिया, हम कहें कि उसकी कुशलता बढ़ी। तो 2 आदमी मिलकर के 3 कैसे बनेगा, कैसे बना देगा? क्या हम करेंगे, क्या उसको इंसेंटिव देंगे, क्या सुविधा देंगे उससे वो 3 बना दे, उससे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो जो अतिरिक्तम है देश का, अगर देश का विकास चाहिए और इस सिद्धांत को व्यवहार में अपनाएंगे, तो इस अतिरिक्तम से हमारे विकास की दशा और दिशा सुधरेगी और आगे बढ़ेगी। तो ये अतिरिक्तम एक नई खोज है आर्थिक दर्शन के क्षेत्र में। अगर इस पर देश और दुनिया के प्लानर्स, समाज के गार्जियन अगर इस पर चिंतन करें, तो जो हमारा कुशल वर्ग है, देश से बाहर भाग जाता है, उसको हम यहीं लाकर, नासा में जितने साइंटिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, जितना बाहर जाकर के दूसरे देशों की कुशलता बढ़ा रहे हैं, हम अपने अतिरिक्तम को अगर यहाँ खर्च करें तो ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो हमको लगता है कि एक क्लियर कट इकोनॉमिक पॉलिसी सामने नहीं होने की वजह से हमारे देश की ये दुर्दशा हो रही है, क्योंकि हमारे पास कोई गाइड नहीं है, गाइडलाइन नहीं है। इसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारा उस हेड में पैसा ही नहीं है। अरे उस हेड में पैसा नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकता है क्या? अगर इसका चिंतन हो तो हम इसका रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन ये तब होगा, हम समझते हैं कि क्या इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, इस सिद्धांत में कोई दम है। अगर दम है तो इसको व्यवहार में उतारें और देखें कि हमारे देश को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। अगला सूत्र है सर्वनिम्न मान वर्धनम समाज जीव लक्षणम। सर्वनिम्न मान वर्धनम समाज जीव लक्षण।
एक एक सूत्र एक से जुटा हुआ है कि एक हेल्दी समाज का, एक डेवलपिंग इकोनॉमी का लक्षण क्या है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे 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 आगे बढ़े। आज कुछ देशों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ गई, इसमें भारत है, और भारत के सामने ये समस्या भी है, इस बढ़ती आबादी का क्या करें। तो फ्राउद प्रवक्ता ने एक जगह कहा है कि अगर आबादी कंट्रोल करनी हो तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा दो। आज विश्व में कैसे लोगों की आबादी बढ़ रही है, जिसको ये चिंता नहीं है कि हमको अपने बेटा बेटी को पढ़ाना, जिसको ये चिंता नहीं है कि हमको रहने के लिए आराम का घर चाहिए, जिसको ये चिंता नहीं है कि हम बीमार पड़ेंगे तो दवा दारू की व्यवस्था ठीक हो, उसी की आबादी बढ़े। जो सोच सकता है, जो समझ सकता है, उनकी आबादी या तो स्थिर है या घट रही है। इसका ज्वलंत उदाहरण है स्कैंडिनेविया के देश। उन देशों के सामने समस्या है, उनकी आबादी घट रही है। तो एक समाज का, एक स्वस्थ समाज का क्या लक्षण है? जैसे एक हेल्दी आदमी की पहचान है कि उसकी आंखें ठीक देखे, कान से ठीक सुने, ठीक स्वाद मिले, मन से ठीक सोचे, नींद आवे, उस आदमी को हेल्दी कहेंगे। एक स्वस्थ समाज की क्या पहचान है? तो फ्राउद के इस सूत्र के मुताबिक सर्वनिम्न मान वर्धनम समाज जीव लक्षणम, समाज की वाइटैलिटी का, उसकी स्वच्छता, उसके स्वास्थ्य का की पहचान है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे 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 ऊपर हो रहा है। तो लोगों को आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, ये काफ़ी नहीं है। अतिरिक्त राष्ट्रीय धन का कुशलता के लिए, कुशलता बढ़ाने के लिए खर्च कर दे, ये भी काफ़ी नहीं है। ये देखना होगा कि हमारा समाज का कलेक्टिव स्टैंडर्ड धीरे 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 ऊपर की ओर जा रहा है। यही एक समाज की वाइटैलिटी की पहचान है। अगर एक आदमी के हाथ पांव पतले हैं और पेट बड़ा हो जाए तो कैसा लगेगा? हाथ पांव भी ठीक है, पेट भी ठीक है, टांग पतली हो जाए तो कैसा लगेगा? इसलिए समाज के लोगों का स्टैंडर्ड धीरे धीरे हाई हो, तब हम कहेंगे कि समाज आगे बढ़ते जा रहा है। एक पुराने ज़माने में की एक कहावत है, बिहार में एक जगह है मेदिनीनगर, जिसको डाल्टेनगंज भी कहते हैं। वहाँ के राजा थे, सुबह सुबह 4 बजे निकल के और वेश बदल करके देखते थे कि सुबह सुबह दही मथने की आवाज़ किस घर से नहीं निकल के आ रही, और जिस घर से आवाज़ नहीं होती थी
उस घर के आदमी को दूसरे दिन दरबार में बुलाया जाता था। क्या बात है, तुम्हारे घर में आवाज़ नहीं आ रही थी? क्या तुम्हारे अंदर दुधारू पशु नहीं है? अगर नकारात्मक जवाब मिलता था तो उसको गाय या भैंस मिलती थी राज्य के लिए। एक प्रजावत्सल राजा को ध्यान है कि हमारी प्रजा की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। उस राजा के राज्य में प्रजा सुखी तो राजा सुखी नहीं रहेंगे। आज राजा दुखी हो जाता है 5वें साल कि मेरी कुर्सी का क्या होगा, इसलिए कि प्रजा की परवाह नहीं है उसको, और प्रजा को लोग भेड़ समझ रखा है कि जो आता है कैंची से उसका ऊन काट लिया और रहम किया तो मार करके उसका मांस ले लिया। अपने राज्य सुख से उसको मतलब है, प्रजा से कोई मतलब नहीं। इसलिए ऐसे व्यवस्था की बात तो सबको सोचनी ही होगी आज, राजा प्रजा सबको। ये ऐसी व्यवस्था लाओ जिसमें सभी सुखी रहें। अरे कोई कितना अनंत काल तक कोई राजा नहीं बन सकता, कोई राज्य भी नहीं कर सकता, कोई व्यवस्था स्थायी नहीं है। लेकिन सामाजिक व्यवस्था फिर भी अधिक स्थायी हो सकती है कि अगर एक सिस्टम बन जाए तो, कि हम ऐसी व्यवस्था लाएं जिससे कि सबकी इकोनॉमी बढ़े और पूरा देश का हर वर्ग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। शहरों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बहुत बढ़ रहा है यार, गांव वहीं के वहीं 65-66 साल में वहीं गांव में झोपड़े और खपड़े मकान, गांव में कीचड़ है, बरसात में पहुंचना मुश्किल। तो हेल्दी देश की निशानी तो नहीं। इसलिए सब लोगों का जीवन स्तर क्रमशः बढ़े, सभी आगे बढ़े, एक स्वस्थ समाज की ये निशानी है। मनुष्य आदिकाल से अब तक जो कल्पना करते आया है वो है एक आदर्श मानव की। इसलिए जिस मनुष्य में देखता है कि थोड़ा सा त्यागी, उसके प्रति आकर्षण स्वाभाविक हो जाता है, 10 आदमी उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन अफसोस ये है कि वो 10 आदमी को पीछे दे के उसको गलतफहमी हो जाती है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेता है और फिर उन्हीं का शोषण करना शुरू कर देता है। तो ये तो हमारी पुरानी खोज है, आदर्श की खोज, एक आइडियल आदमी की हम खोज करते हैं। दूसरी हमारी कल्पना रही है एक सुख समृद्ध से भरा पड़ा समाज, आदर्श समाज, उसकी भी हम कल्पना करते हैं। और तीसरा बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक अच्छी प्रशासन की व्यवस्था की सरकार। ये 3 खोज हम करते करते यहां तक पहुंचे। आगे भी ये खोज जारी रहेगी, लेकिन अब तक का इतिहास, सामाजिक आर्थिक इतिहास बतलाता है इस प्रकार का चिंतन रहा है, खोज हुई है, खोज जारी भी है। लेकिन इस प्रकार का सामाजिक आर्थिक चिंतन का एक दर्शन नहीं आया है इतिहास में। पहली दफा प्रौत दर्शन इस अभाव को पूरा करता है कि आदर्श मनुष्य कैसे बनेगा। जीवन में परिवर्तन करके, खान पान में परिवर्तन करके, चिंतन में परिवर्तन करके, एक वैज्ञानिक विधि की साधना जीवन में अपना करके, यम नियम का पालन करके एक आदर्श मनुष्य बनने की प्रक्रिया शुरू करेगा। और समाज ऐसे लोगों का, जब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो उनका जो समूह होगा
और एक आदर्श निश्चित करके उसकी तरफ बढ़ना शुरू होगा। इसलिए प्रौद्ध के मुताबिक समाज की परिभाषा है समानम ईजते जनः अस्मिन् इति समाज। दो चीज है, एक समान आदर्श, एक आदर्श की तरफ सबको साथ चलना, कलेक्टिव मूवमेंट। तो दो बात हुई, एक समान आदर्श और दूसरा कलेक्टिव मूवमेंट, साथ चलना। जहाँ साथ चलना नहीं है वहाँ समाज नहीं है, जहाँ आदर्श नहीं है वहाँ भी समाज नहीं है। आज दोनों का अभाव है। प्रौद्ध दोनों चीज देता है। हमारा आदर्श क्या होगा और हम साथ साथ कैसे चल सकते हैं, उस व्यवस्था का नाम है प्रौद्ध व्यवस्था। इस व्यवस्था के लाने से तब हम फिर देखेंगे कि समाज की वाइटैलिटी कैसी बनी रहेगी। समाज की प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग, विवेकपूर्ण वितरण, अपना पराया कोई नहीं हो, हमारा ध्यान समाज पर, व्यक्ति पर नहीं कि समाज की वाइटैलिटी कैसी बनी रहेगी। ऐसी जब दृष्टि होगी, इस दृष्टि से हम एक ऐसे समाज को बनाएंगे जिसमें हम सभी सुखी हों, और तब होगा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उसमें सबका हित, शुभ और कल्याण सभी छुपा हुआ होगा। शरीर की हम चिंता करेंगे, मन की नहीं करेंगे, तब भी अधूरा चिंतन है। शरीर मन का चिंतन करते हैं, आत्मा की चिंता नहीं करते हैं, तभी अधूरा चिंतन है। व्यक्ति की चिंता करते हैं, कलेक्टिव लाइफ की चिंता नहीं करते हैं, तब भी हम रहेंगे कहाँ। इसलिए हमने तो समाज को तोड़ के रख दिया है, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत में तोड़ करके रख दिया। वोट की राजनीति ने और इसको नष्ट कर दिया। इसलिए ये समय बहुत ही खास समय है, उपयुक्त समय है, जब हम एक मिनट भी अपने समय का दुरुपयोग न करें और विचारें कि चंद दिनों के लिए इस धरती पर हम आते हैं, और उसमें भी काम करने का समय कितना ज़्यादा होता है। बचपन तो खेल कूद में चला जाता है, बुढ़ापा चिंता में चला जाता है, जो कुछ है समय जवानी में है। जवानी अगर हमने पागलपन में बिता दिया तो कब काम करेंगे। इसलिए देश और दुनिया के नौजवानों के सामने ये आग्रह है कि सब कुछ भेदभाव भूलकर इस गंभीर प्रश्न पर चिंतन करें कि हम आदर्श मनुष्य बनने की प्रक्रिया कितना जल्दी शुरू करें, ताकि एक हम सुसंगठित ऐसा समाज बनावे जिसमें सब सुरक्षित हो, और समाज में हम हिस्सा लें, समाज के प्रति विमुख न हो। तब हम ऐसी पॉलिसी बनाएं और पॉलिसी बनाने वालों को मजबूर कर दें कि हमारे समाज के अनुरूप तुम पॉलिसी बनाओ, कानून हमारे समाज के लायक बनाओ, अपनी सरकार चलाने के लिए कानून मत बनाओ। अब तक कानून बनाने वाला कानून अपनी सुविधा के लिए बनाता है, जैसे उसकी व्यवस्था चल सके ठीक से उसी के अनुरूप कानून बनाता है। कानून समाज के अनुरूप बनने चाहिए। तो जब तक समाज में संगठन नहीं होगा, समाज का हर वर्ग उसका मेंबर बन करके नहीं समझेगा कि हम समाज, तब तक पॉलिटिशियन समाज का शोषण करते रहे।
और हम उन पर निर्भर करते रहेंगे। प्राउत ऐसी व्यवस्था है कि राजतंत्र समाजतंत्र पर निर्भर हो। समाज ऐसा शक्तिशाली हो कि अच्छे अच्छे आदमी निखर करके आवें और व्यवस्था चलावें, तब ताकि हमारा समाज हेल्दी बने और आगे बने। भारत देश में बहुत साधन है, प्रकृति रत्न गर्भा है, प्रकृति के साधन कम नहीं हैं, देने में प्रकृति ने कोई कमी नहीं रखी है, हम उसका उपयोग ठीक नहीं कर रहे हैं। वितरण की प्रणाली दूषित है, करप्ट है, इनएफिशिएंट। तो समाज मजबूत होगा तो सब कुछ मजबूत होने लगेगा। अगर हम चाहते हैं सुखमय जीवन बिताएं, स्वस्थ समाज बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसके अनुरूप हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे 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 इस प्रकार प्रौढ़ प्रणेता ने 11 सूत्रों में समाज चक्र, उसका लॉ, नेचर का लॉ और जनरल प्रिंसिपल की चर्चा की। बाकी जो 5 सूत्र हैं इसके बाद, उसमें स्पष्ट रूप से प्रणेता ने ऐसा सिद्धांत दिया है जिसको प्रौढ़ के 5 सूत्र कहते हैं, जिसमें व्यक्ति और समष्टि को हम कैसे बना करके और सोशियो इकोनॉमिक दर्शन को धरती पर खड़ा करेंगे, उसकी व्याख्या आगे के सूत्रों में की गई है। लेकिन इसमें जनरल प्राकृतिक लॉ, सामाजिक लॉ, इसका डायनेमिक्स इन 11 सूत्रों में उन्होंने कहा है। और ये 11 सूत्र मानवता को दार्शनिक की ओर से अनुपम भेंट है। एक एक सूत्र व्याख्याएं हैं, भविष्य के, वर्तमान और भविष्य के प्लानर्स इसको समझ के और अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग को, अपनी सोशल प्लानिंग को ये दिशा दे सकते हैं। इसीलिए हम लोगों की कोशिश है कि इसको आम जन के सामने इसको रखें, प्रकाश में लाएं, ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठाएं। इसके बाद जो आगे 5 इसके सूत्र हैं, उनकी विस्तृत रूप से उनकी शनैः शनैः उनकी व्याख्या की जाएगी।